10 साल का एक बच्चा जिसका नाम भृगु है, उसकी जान के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो एक जंगल में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसको एक संत मिलता है और उसे अपने पास रख लेता है। धीरे धीरे भृगु बड़ा होता है और वो उस संत के पास पहाड़ों के बीच रहकर अलग अलग विद्याएं सीखता है। जल्द ही वो आयुर्वेद, युद्ध कला और प्रकृति में उपलब्ध औषधीय गुणों में महारत हासिल कर लेता है। जब भृगु 20 साल का हो जाता है तब उसके गुरु उसे एक शादी का प्रस्ताव देकर उदयपुर भेज देते हैं। भृगु अब उदयपुर शहर में आ जाता है। आते ही उसे सड़क में एक बीमार आदमी दिखता है। भृगु उसकी जान बचाता है, जिसे देखकर वहां खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। उस भीड़ में दिया नाम की एक राजकुमारी की नजर भृगु के स्किल्स पर पड़ती है। वो भृगु को अपनी बीमार दादी का इलाज करने के लिए अपने महल में ले जाती है और उसे दादी को ठीक करने के एवज में 1 लाख रुपए देने का वादा करती है। जब भृगु राजकुमारी दिया के कहने पर महल में जाता है तो उसे वहां ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी उसके ज्ञान पर विश्वास नहीं करता है। भृगु खुद को बहुत अपमानित महसूस करता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद भृगु उस पते पर जाता है जहां का पता देकर उसे उसके गुरु ने भेजा था। भृगु वहां जाकर मिस्टर चौहान और उनकी पोती उमा से मिलता है और उन्हें बताता है कि वो क्यों आया है। उमा को ये पता चलता है कि उसके दादा ने कई बरसों पहले किसी साधु से ये वादा किया था कि वो अपनी पसंद का कोई भी रिश्ता उनके खानदान में भेज सकते हैं और उमा के दादा उसे पूरे दिल से स्वीकार करेंगे। उमा आग बबूला हो जाती है और भृगु की इंसल्ट करती है। तभी वहां राजकुमारी दिया और उसके पिताजी पहुंच जाते हैं। वो दोनों भृगु से माफी मांगते हैं और उसे दादी का इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जब चौहान साहब ये देखते हैं कि भृगु के सामने राजघराने के लोग हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा होता है। भृगु राजा जी की माँ का इलाज करता है और वो ठीक हो जाती है। राठौड़ साहब खुश होकर भृगु को एक सुप्रीम कार्ड देते हैं। उस कार्ड से वो इस शहर में कहीं भी कुछ खा सकता है, किसी भी शॉप पर जाकर अपने लिए कुछ भी खरीद सकता है। धीरे धीरे लोगों के बीच भृगु की लोकप्रियता बढ़ती गई और वो मसीहा डॉक्टर के नाम से पूरे शहर में लोकप्रिय हो गया। इस लोकप्रियता से भृगु बहुत खुश हुआ और इस खुशी के मौके पर वो ड्रिंक कर लेता है। नशे में होने के बावजूद वो सड़क पर 2 व्यक्तियों पर हो रहे हमले को रोकता है और उनकी जान बचाता है। नशे की हालत में भृगु वहीं सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब आंख खुलती है तो खुद को शंभू काका के घर में पाता है। शंभू काका की एक बेटी भी है जिसका नाम कीर्ति है। ये दोनों लोग मिलकर भृगु की देखभाल करते हैं। उधर जिन 2 लोगों की जान भृगु ने रात में बचाई थी, वो दोनों उदयपुर के दबंग गुंडे थे और अब वो भृगु को खोज रहे थे। भृगु शंभू काका की छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है। एक बार जब कुछ बदमाश शंभू काका और उनकी बेटी कीर्ति को परेशान करने के लिए आते हैं तो भृगु उनसे डट कर सामना करता है और तभी वहां पर वो गुंडे भी पहुंच जाते हैं जिनकी जान भृगु ने कभी बचाई थी। गुंडों का नेता हरीश धमका के जाता है कि आज के बाद कोई भी भृगु या उसके परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। हरीश भाई न केवल भृगु की मदद करते हैं बल्कि उनके लिए ढेर सारे उपहार भी लाते हैं, जिसे वो भृगु के अनुरोध पर लोगों में बांट देते हैं। यह सब होने के बाद भृगु की इज्जत और बढ़ जाती है। इन्हीं दिनों भृगु नोटिस करता है कि कीर्ति हद से ज्यादा कमजोर है। वो उसका ख्याल रखना और इलाज करना शुरू कर देता है। कीर्ति भृगु को अपना भाई मानती है और भृगु भी कीर्ति का ख्याल एक छोटी बहन की तरह रखने लगता है। वो उसे कॉलेज छोड़ने और वापस ले आने लगा। कॉलेज में भी बहुत जल्द सबको पता चल जाता है कि कीर्ति का भाई इस इलाके का सबसे पावरफुल आदमी है, तो कोई भी कीर्ति के आसपास भी नहीं भटकता था। भृगु को एंटिक पीसेस की भी बहुत अच्छी समझ है। एक बार वो कबाड़ी की दुकान से एक ओखली को सस्ते दाम में खरीद कर लाखों में बेच देता है। फिर एक दिन राजकुमारी दिया भृगु को ढूंढती हुई शंभू काका की झोपड़ी में आती है और उसे अपनी दादी के जन्मदिन में शामिल होने की रिक्वेस्ट करती है। भृगु दिया की बात मानकर उसके साथ चला जाता है। उस पार्टी में उमा और उसके दादा भी आए हुए होते हैं। उमा भृगु को वहां देखकर चिढ़ जाती है और उसकी इंसल्ट करने लगती है। दिया को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी पार्टी से उमा और उसके दादाजी को निकलवा देती है और भृगु से इन सब बातों के लिए माफी भी मांगती है। पार्टी खत्म होने के बाद दिया भृगु से अकेले में मिलती है और वो भृगु को तुलसी फार्मा कंपनी चलाने का ऑफर देती है। भृगु को यह ऑफर अच्छा लगता है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। भृगु तुलसी फार्मा कंपनी को अच्छे से चलाने लगता है और तमाम हुनर से भरे डॉक्टर्स को अपनी कंपनी में शामिल कर लेता है। एक दिन कर्नल साहब का पोता बहुत बीमार पड़ जाता है, जिसे उदयपुर के बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने भी बचा पाने से इनकार कर दिया था। अब भृगु उनके पोते का इलाज करता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है। इससे खुश होकर कर्नल साहब भृगु को एक बंगला गिफ्ट करते हैं। तुलसी फार्मा कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। भृगु एक दवाई बनाना चाहता है जिसके बारे में वो डॉक्टर बलजीत से डिस्कस करता है। उसे किसी खास किस्म के पानी की जरूरत है। डॉक्टर बलजीत उसे तरकश विला ले जाते हैं। वहाँ का दरवाजा उस्ताद इकबाल जी खोलते हैं
वो भृगु को देखते ही पहचान जाते हैं। उस्ताद इकबाल भृगु को बताते हैं कि ये विला भृगु का ही है। साथ ही साथ वो भृगु को उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ ये भी बताते हैं। उस्ताद को लगा था कि भृगु भी मर चुका है। उसे जिंदा देखकर उस्ताद काफी खुश हैं। भृगु अपने परिवार का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे अभी उस्ताद इंतजार करने के लिए कहते हैं। उसके बाद भृगु हरीश से मिलता है और उससे एक सेना तैयार करने की बात करता है ताकि वो अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। कीर्ति की जॉब अब भृगु की कंपनी में लग चुकी है। भृगु अपने मैनेजर को कीर्ति पर नजर रखने के लिए कहता है। सबको इस बात की गलतफहमी है कि भृगु कीर्ति को पसंद करता है। उमा की दवाई की कंपनी लॉस में जा रही है, जिसका गुस्सा उमा भृगु पर हर उस जगह निकालती है जहाँ जहाँ वो दोनों टकराते हैं। इधर कीर्ति की दोस्ती जानवी से हो जाती है, जो भृगु की कंपनी में काम करती है। एक बार कीर्ति और जानवी किसी पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़के उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। भृगु हरीश के साथ मिलकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और उन सबको अच्छा सबक सिखाता है। भृगु हरीश के अखाड़े में कुश्ती लड़ना शुरू कर देता है। बहुत जल्द वो कुश्ती के क्षेत्र में भी मशहूर हो जाता है। भृगु एक कुश्ती के टूर्नामेंट का ऐलान करता है, जो कि जयपुर के अखाड़े में होना है। देश के बड़े बड़े पहलवान इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आने लगते हैं। इधर जानवी कीर्ति के साथ इस प्रतियोगिता को देखने के लिए जाती है। जानवी को शक है कि भृगु एक नॉर्मल इंसान नहीं है। वो इस बारे में पता लगाना चाहती है। कुश्ती शुरू होती है। भृगु अपनी पहचान छुपाने के लिए एक मास्क पहनकर मैदान में उतरता है और देखते ही देखते वो सभी पहलवानों को हराकर इस टूर्नामेंट को जीत जाता है। भृगु के चर्चे हर जगह होने लगते हैं। भृगु तय करता है कि वो एक दवाई बनाएगा जिससे लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग रहे कि उन्हें छोटी मोटी बीमारियां छू भी ना सके। वो अपनी इस रिसर्च में कामयाब भी हो जाता है। भृगु इस दवा का नाम जीवन शक्ति रखता है। इस दवा को पब्लिक में लाने से पहले एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पार्टी में उमा और उसकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया जाता है। ये जानकर चौहान जी उमा को काफी बुरा भला कहते हैं। उमा गुस्से में आकर प्लान बनाती है और इसी बीच वो कीर्ति को किडनैप कर लेती है। भृगु जल्दी ही कीर्ति को ढूंढ लेता है और साथ ही उमा को ये भी बता देता है कि अब से उसकी उल्टी गिनती शुरू है। कीर्ति और भृगु जब वापस लौट रहे होते हैं तभी उन पर कुछ गुंडे हमला करते हैं। भृगु कीर्ति को वहां से निकाल देता है और खुद उन गुंडों से लड़ाई करता है और सबकी लाशें बिछा देता है। उसके बाद उन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए वो हरीश को कॉल करता है। हरीश वापस आकर भृगु को बताता है कि वहां उसे कोई लाश नहीं मिली और साथ ही साथ ये कि वो लोग कोई नॉर्मल लोग नहीं थे, बल्कि कोई बुरी शक्तियां थी जिसके पीछे यशपाल और रुद्रपाल का हाथ हो सकता है। इसी बीच कीर्ति जानवी के साथ उसकी दोस्त से मिलने जाना चाहती है, जो एक हीरोइन है। भृगु भी उनके साथ ही जाता है, जहाँ पर भृगु का सामना सूर्या नाम के लड़के से होता है। उनके बीच लड़ाई हो जाती है। भृगु को पता चलता है कि ये यशपाल की फैमिली से है। यशपाल और उनके गंदे इरादों की भनक भृगु को लग चुकी थी। वो इस बार उनके घर खुद जाता है और उन्हें बताता है कि उसे मालूम है कि यशपाल के परिवार ने उसके साथ क्या किया है। उसके बाद भृगु यशपाल और रुद्रपाल को ढूंढने के लिए उनके गांव में जाता है। वो गांव कोई मामूली गांव नहीं होता है, मायावी और खतरनाक गांव होता है और भृगु के लिए एक जाल बिछाया गया है। जैसे तैसे वो लोग वहां से निकलते हैं। बाहर आकर ही भृगु बेहोश होकर गिर जाता है। भृगु कोमा में चला जाता है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती, लेकिन अचानक से भृगु को होश आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसी दौरान भृगु को सिंह परिवार के बारे में पता चलता है। सिंह परिवार ही भृगु के परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार है। सिंह परिवार अपने यहाँ बहुत बड़ी पार्टी रखता है, जहाँ पर शहर के सभी बड़े लोग आते हैं। वहाँ भृगु भी पहुँचता है। भृगु ने लकड़ी का एक कॉफिन बनाया है जिसमें किसी का कटा हुआ सर है। उसे देखकर पूरी पार्टी में हड़कंप मच जाता है। देखते देखते भृगु उस पूरे परिवार का सफाया कर देता है। भृगु का ये रूप देखकर सभी डर जाते हैं। उसके बाद भृगु को पता चलता है कि उसके परिवार का कातिल कोई और है, सिंह परिवार नहीं। भृगु खत्री फैमिली से मिलता है और वो उसे बताते हैं कि कौन है उसके परिवार का कातिल। सिंघल, जिसने दोहरी चाल चली है और भृगु के परिवार को धोखा दिया था, अब भृगु के सामने ढोंग कर रहा था। भृगु जाकर सिंघल को भी मार डालता है। उसके बाद वो अपने परिवार को श्रद्धांजलि देता है और उसे लगता है कि उसने अपने सारे दुश्मनों का खात्मा कर दिया है, लेकिन ये भृगु की भूल है। खत्रियों ने उसे धोखा दिया है। तभी हरीश के जरिए भृगु को पता चलता है कि तरकश विला पर किसी ने हमला किया है। उस्ताद और अकरम वहां से भाग गए हैं। भृगु समझ जाता है कि वो असली दुश्मन को अभी तक खत्म नहीं कर पाया है। भृगु उस्ताद को ढूंढ लेता है और उनसे वादा करता है कि वो एक दिन उस आदमी को जरूर ढूंढ लेगा। इधर दिया के मन में भृगु के लिए कुछ फीलिंग आ रही है। उसे लगता है कि वो भृगु को पसंद करने लगी है, जबकि भृगु और जानवी के बीच नजदीकियां बढ़ रही है। भृगु जानवी को पसंद करता है और जानवी भी भृगु को पसंद करती है। ये बात शंभू काका तक पहुंचती है और शंभू काका भृगु का रिश्ता लेकर जानवी के यहाँ जाते हैं।
जानवी और भृगु का रिश्ता तय हो जाता है। भृगु जानवी को प्रपोज करना चाहता है। वो बहुत बड़ा सरप्राइज उसके लिए तैयार करता है। जब भृगु जानवी को रिंग पहनाने वाला होता है, तभी उसे खबर मिलती है कि उमा की तबीयत बहुत खराब है। उमा के दादाजी भृगु को बताते हैं कि उमा उस साधु से मिलने गई थी जिन्होंने भृगु को पाला था। ये सुनते ही भृगु को अपना अतीत याद आता है। इधर कीर्ति और दिया के भाई के बीच नजदीकी बढ़ रही है। दिया का भाई कीर्ति को बेवकूफ बनाकर कहीं ले जाता है। दिया और भृगु उन दोनों को ढूंढते हैं। उनके मिलते ही दिया का भाई बताता है कि वो कीर्ति को हर्ट करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि भृगु ने दिया का इस्तेमाल किया है। भृगु सारे मामले को क्लियर करता है और उसकी गलतफहमी दूर करता है। इधर उमा की तबीयत में कोई ज्यादा सुधार ना देखकर भृगु एक प्लांट ढूंढने निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे यामिनी नाम की एक लड़की मिलती है। वो अपने भाई ललित के साथ मिलकर भृगु की कुछ जड़ी बूटियां चुराना चाहती है, लेकिन जल्दी ही उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। साथ ही साथ भृगु की शादी की तैयारी शुरू होती है। भृगु के सारे दुश्मन मिलकर उसकी शादी में उस पर अटैक करने की प्लानिंग बनाते हैं, जिसमें मेन राणा फैमिली है। शादी होने से पहले ही उमा, दिया और जानवी गायब हो जाती हैं। तभी राणा फैमिली भृगु पर अटैक करती है। भृगु उन सबको अच्छा सबक सिखाता है और उसे वहीं से पता चलता है कि ये तीनों गायब हुई लड़कियां साधु के पास है। ये सुनकर भृगु उन साधु के पास जाता है। साधु भृगु के सामने और कई ऐसे राज खोलते हैं जिनके बारे में भृगु को नहीं पता था। वो साधु इन तीनों लड़कियों का टेस्ट लेता है, जिसमें जानवी पास हो जाती है और अब भृगु जानवी से शादी कर सकता है। शादी के दिन भृगु के दुश्मन एकजुट होकर उस पर हमला करते हैं। भृगु ये खबर सुनते ही अपनी सेना तैयार करता है और उन्हें रोकने का बहुत बढ़िया प्लान बनाता है। राणा परिवार और कई अन्य दुश्मन परिवार के साथ भृगु और उसके परिवार पर हमला करता है। तर्कशविला एक युद्ध क्षेत्र के रूप में बदल जाता है। भृगु अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके जीत को अपने नाम करता है। भृगु की शातिर चालें देखकर सामने खड़े दुश्मन दंग रह जाते हैं। कई दुश्मन भृगु के आगे घुटने टेक देते हैं और एक शख्स का नाम लेते हैं, रमन लोहिया। रमन लोहिया राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इधर भृगु अपने हॉस्पिटल से निकलकर दिल्ली को जाने वाली बस में बैठता है, जहां पर कुछ गुंडे बस को लूटने की योजना बनाकर हाईजैक कर लेते हैं। भृगु सभी को उन गुंडों से बचाता है। उसमें एक लड़की है जिसका नाम है सनाया मित्तल। सनाया मित्तल को भृगु का व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता है। भृगु सनाया को दिल्ली आने का कारण बताता है। सनाया भृगु को खट्टर परिवार से मिलाती है, जो भृगु की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उस परिवार की मदद से भृगु को पता चलता है कि रमन लोहिया का अखाड़ा कुरुक्षेत्र में है। भृगु वहां जाता है और उनके पहलवानों को कुश्ती के लिए चैलेंज करता है। वो लोग भृगु का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब भृगु उस कुश्ती की तैयारी के लिए मंदार पर्वत पर जाता है, जहाँ से उसे कुछ जड़ी बूटियां लानी है। मंदार पर्वत पर भृगु के साथ गौरव, हर्षा और सनाया भी जाते हैं, जो अब भृगु की टीम में शामिल हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। तभी सांपों का एक झुंड उन सब पर हमला करता है। भृगु जैसे तैसे उनसे फाइट करता है, लेकिन सांपों का झुंड उसके सारे लोगों में जहर फैला देता है। भृगु उन सब का इलाज करता है। भृगु को इस बात का एहसास हो चुका है कि ये पर्वत कोई आम पर्वत नहीं है, बल्कि यहाँ पर मायावी दुनिया का कब्जा है। आखिर में भृगु और उसके साथी वो पौधा ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी तलाश में उन्होंने मौत के मुंह में खुद को सौंपा था। कुश्ती के पहले दिन रमन लोहिया की तरफ से महेंद्र नाम का आदमी अखाड़े में भृगु का सामना करने वाला है। अगर महेंद्र भृगु को कुश्ती में हराकर उसे मार डालता है तो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये बात सुनते ही महेंद्र अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरता है। भृगु महेंद्र का सामना बहुत ही बहादुरी से करता है और उसे मौत के दरवाजे पर ले जाकर छोड़ देता है। भृगु की ये कला अब हर अखाड़े और कुश्ती में दिलचस्पी रखने वालों तक पहुंच जाती है। इसी दौरान भृगु को एक दादी माँ और उनकी पोती मिली मिलती है। दादी माँ चाहती है कि मिली भृगु से शादी कर ले और वो खुशी खुशी मर सके, लेकिन तभी कुछ लोग दादी माँ के घर पर हमला कर देते हैं और दादी माँ मर जाती है, जबकि भृगु मिली को बचा लेता है। मिली अब इस दुनिया में अकेली है, इसीलिए भृगु मिली को अपने साथ शामिल कर लेता है। इसी बीच भृगु की मुलाकात एक परिवार से होती है, जो रिश्ते में भृगु के मामा लगते हैं। उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। भृगु अपने रिश्ते की सच्चाई उन्हें नहीं बताता, लेकिन उनकी मदद जरूर करता है। रमन लोहिया के अखाड़े में 2 दिन बाद फिर से कुश्ती होनी है। इस बार भृगु हरीश और गौरव को लड़ने के लिए भेजना चाहता है। भृगु मंदार पर्वत से लाए हुए पौधों से दवाई बनाता है, जिसे वो हरीश और गौरव को पिलाता है, ताकि उनसे कोई भी ना जीत पाए। इधर भृगु को खबर मिलती है कि जानवी को किसी ने किडनैप कर लिया है। भृगु उदयपुर वापस जाता है, जहाँ पर राणा फैमिली ने यामिनी के साथ मिलकर जानवी को किडनैप कर लिया है। भृगु अपनी जान पर खेलकर जानवी को बचाता है और इसी बीच राणा फैमिली के बेटे दक्ष की मौत हो जाती है।
मामला बहुत गंभीर है ये जानकर भृगु जानवी से दिल्ली चलने के लिए कहता है और वो दोनों दिल्ली वापस लौट आते हैं। इसी बीच भृगु और जानवी का पीछा करते हुए कुछ पुलिस वाले आते हैं और उनसे एक बूढ़े आदमी के बारे में पूछते हैं। भृगु को उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ नहीं पता होता, वो उन्हें मना कर देता है। वो बूढ़ा आदमी भृगु के विला में ही छुपा हुआ मिलता है। ये देखकर भृगु हैरान हो जाता है। भृगु से बूढ़ा आदमी मदद मांगता है और खुद का इलाज करने के लिए कहता है। वो बूढ़ा आदमी काफी चोटिल है। भृगु उसकी मदद करता है और बूढ़ा आदमी भी भृगु के ग्रुप में शामिल हो जाता है। इस बीच कई बार ऐसा होता है कि भृगु को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। भृगु इस मामले की तह तक जाता है जहां उसे मालूम पड़ता है कि कुछ लोग उस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहे हैं। भृगु बूढ़े आदमी की रक्षा करता है और उससे इसका कारण पूछता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि वो केरल में ड्रैगन समूह से है जहां एक प्राचीन टूर्नामेंट होता है। टूर्नामेंट का नाम सुनते ही भृगु उसके बारे में पूरी जानकारी निकाल लेता है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि टूर्नामेंट से रमन लोहिया का संबंध भी जुड़ा हुआ है। ये जानकर भृगु बहुत खुश हो जाता है और उस टूर्नामेंट में जाने का प्लान बनाता है। जानवी भृगु से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ जाना चाहती है। जाने से पहले भृगु को बूढ़ा आदमी रमन लोहिया के बारे में बताता है। रमन लोहिया बहुत शक्तिशाली है, साथ ही वो एक गैर कानूनी फाइटर है। हालांकि ज्यादातर लोग उसे एक राजनेता के रूप में ही जानते हैं। गौरव मुन्नार का रहने वाला है। वो भृगु की मदद करता है। कुछ ही दिनों में वो सब लोग मुन्नार पहुंच जाते हैं। गौरव के परिवार को पता है कि भृगु किस वजह से यहाँ आया है। गौरव का बड़ा भाई भृगु की परीक्षा लेता है ताकि वो जान सके कि भृगु रमन लोहिया से लड़ सकता है या नहीं। कुछ ही दिनों में भृगु रमन लोहिया के बारे में और बातें पता कर लेता है, जहाँ उसे एक मौका मिलता है कि वो उसके सौतेले बेटे से लड़ाई करके खुद को प्रूफ करे। भृगु अपनी ताकत का बहुत ही बेहतरीन परिचय अखाड़े में सबके सामने रखता है और सभी लोग दंग रह जाते हैं। वहीं ड्रैगन ग्रुप भृगु पर नजर रखे हुए है। जब उन्हें भृगु के बारे में पता चलता है तो उसे खुद के ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। भृगु इस बात के लिए साफ मना कर देता है। भृगु को लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, वो बस रमन लोहिया की ताकत को आजमाना चाहता है। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो जाता है। हीना नाम की एक लड़की भी अब भृगु के ग्रुप में शामिल हो चुकी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो भृगु को लाइक करती है। इधर गौरव और मिली दोनों शादी करना चाहते हैं और गौरव की फैमिली मिली से सगाई करने के लिए कहती है। भृगु मिली की तरफ से सारे फर्ज निभाता है। भृगु दिल्ली लौट आता है। वापस आकर भृगु अपने कामों में बिजी हो जाता है। वहीं उदयपुर में कोई भृगु के खिलाफ प्लान करता है, जो भृगु के उस्ताद जी को अगवा कर लेता है। भृगु के लोग उस्ताद को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उस्ताद जी की तबीयत काफी खराब है, जिसके इलाज के लिए भृगु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस्ताद जी को जल्दी से ठीक करके जब भृगु वापस आता है तो देखता है कि जानवी के हाथ में वो रिंग नहीं है जो उसने उसे पहनाई थी। वो जानवी से सवाल करता है और उसे पता चलता है कि वो अंगूठी कहीं गायब हो गई है। वो कोई आम अंगूठी नहीं है, ये बात सिर्फ भृगु जानता है। इधर कुश्ती के सारे बड़े खिलाड़ी कुश्ती का एक बड़ा सा समारोह रखते हैं। भृगु वहां जाना चाहता है, लेकिन हीना भी उसके साथ ही जाना चाहती है। हीना और भृगु का रिश्ता क्या है ये जानवी को नहीं पता, लेकिन उसे हीना से हल्की सी जलन जरूर होती है। कुश्ती वाले समारोह में भृगु जाए ये कोई नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ उसकी जान को खतरा है। लेकिन भृगु वहाँ जाता है और अपनी जीत के झंडे गाड़ कर आता है। भृगु जब लौट कर आता है तो उसको खबर मिलती है कि मिली को किडनैप कर लिया है। ये खबर मिलते ही भृगु गौरव से मिलता है। सामने वाले दुश्मन साफ कह देते हैं कि वो मिली को मार डालेंगे। भृगु मिली को इस बात का एहसास कराता है कि वो कुश्ती की बहुत अच्छी स्टूडेंट है, वो चाहे तो खुद ही सबको सबक सिखा सकती है। मिली अपने लिए लड़ती है और साथ में भृगु और उसका ग्रुप उसे मिलकर बचाते हैं। गौरव और मिली की शादी तय हो चुकी है। भृगु मिली का सगा भाई है, यही गौरव की फैमिली जानती है। मिली भृगु से रिक्वेस्ट करती है कि वो मेडिटेशन करना चाहती है, उसी पर्वत पर जाकर जहाँ से भृगु आया था। उसके बाद मिली और गौरव की शादी बहुत ही अद्भुत तरीके से एक मंदिर में कराई जाती है। कुछ समय में ही भृगु को पता चलता है कि जानवी प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हो जाता है। अब वो समय आ गया है जहाँ भृगु को उसके बारे में कई ऐसी बातें पता चलने वाली है जो उसे नहीं पता थी। जहाँ एक बड़ी फौज भृगु को खत्म करने में लगी हुई है, वहीं एक दूसरी दुनिया है जहाँ का भृगु एक सितारा है। भृगु को उसके 4 गुरु मिलते हैं जो अलग अलग शक्तियों के बारे में उसे बताते हैं। भृगु को प्राणमणि और उसकी शक्ति के बारे में पता चलता है। बहुत सारे ग्रुप भृगु की साइड हैं और बहुत सारे दुश्मन उसके खिलाफ। जादुई दुनिया का भृगु को सम्राट बनाया जाता है। भृगु के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बदलने में करना चाहता है। अपने 4 गुरुओं से मिलने के बाद भृगु को उसकी शक्तियों के बारे में पूरा ज्ञान हो चुका था। जब भृगु वापस आता है तो वो अपने मामा के घर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी नानी बीमार है। भृगु अपने मामा को अपनी सच्चाई बताता है कि वो उनकी बहन का बेटा है। भृगु से उसके मामा उसके बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ रहा इतने सालों तक। भृगु अपने बारे में पूरा सच तो उन्हें नहीं बता सकता,
बस इतना ही बताता है कि वो एक अच्छा डॉक्टर है जिसे लोग मसीहा डॉक्टर के नाम से जानते हैं। क्या भृगु का परिवार उसकी सच्चाई को स्वीकार कर पाएगा? क्या भृगु और जानवी की औलाद में भी होगी कोई शक्तियाँ? क्या दुश्मन परिवारों का डर अब नहीं रहा? क्या जादुई दुनिया के गुरुओं का दिया हुआ मिशन पूरा कर पाएगा भृगु? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए और सुनिए मसीहा डॉक्टर को सिर्फ पॉकेट FM पर।